दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी बोले मोदी का जन विरोधी डिजास्टर प्लान था लॉकडाउन, छिन गई नौकरियां। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि अचानक किया गया लॉकडाउन असंगठित वर्ग के लिए मृत्यु दंड जैसा साबित हुआ। वादा था कि 21 दिन में कोरोना खत्म करने का, लेकिन खत्म किए करोड़ों रोजगार और छोटे उद्योग। ये मोदी जी का जन विरोधी डिजास्टर प्लान है। वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना के नाम पर जो किया वह असंगठित क्षेत्र पर तीसरा आक्रमण है। गरीब लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। जब आपने बिना नोटिस के लॉकडाउन किया तो आपने इनके ऊपर आक्रमण किया। पीएम ने कहा कि 21 दिन की लड़ाई होगी, लेकिन असंगठित क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के बाद कांग्रेस ने एक बार नहीं 100 बार कहा कि गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी, न्याय योजना जैसी एक योजना लागू करनी पड़ेगी और लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं किया। हमने एमएसएमई को बचाने की गुजारिश की, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने देश के सबसे अमीर 15 से 20 लोगों का टैक्स माफ कर दिया। लॉकडाउन कोरोना पर आक्रमण नहीं था, ये हमारे युवाओं पर आक्रमण था, हमारे भविष्य पर आक्रमण था, लाखों मजदूर गरीब व्यापारियों पर आक्रमण था। हमें इस आक्रमण के खिलाफ खड़ा होना होगा। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि 21 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, पेरेंट्स की लिखित इजाजत होगी जरूरी। दोस्तों आपको बता दें कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नए एसओपी के अनुसार स्टूडेंट अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन ले सकते हैं, लेकिन ये उनकी स्वेच्छा पर है कि यानी अगर वे जाना चाहते हैं तभी जाएं। उन पर स्कूल जाने का कोई दबाव नहीं होगा। इसके लिए पेरेंट्स की अनुमति लिखित रूप में होनी जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्कूल प्रशासन की ओर से बायोमेट्रिक उपस्थिति के बजाय कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 6 फीट के अंतर को दर्शाते हुए फर्श तैयार किया जाएगा। इसी तरह से स्टाफ रूम, ऑफिस एरिया और अन्य जगहों में भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना जरूरी होगा। स्कूल असेंबली, स्पोर्ट्स और अन्य इवेंट में भीड़ भाड़ पर सख्ती से रोक होगी। स्कूलों को किसी भी आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों को राज्य के हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर आदि भी बोर्ड पर डिस्प्ले करने होंगे। और यहाँ आपको बता दें कि एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन के लिए सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए। क्लासरूम में ताजी हवा जरूरी है। इसके अलावा स्विमिंग पूल कहीं भी नहीं खुलेंगे, ये पहले की तरह ही बंद रहेंगे। और इसके साथ ही विद्यालय परिसर के भीतर कमरों या फिर खुली जगहों में एक्टिविटी कराई जाए। इसके अलावा स्कूल में कुर्सियों, डेस्क आदि के बीच में 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करने के लिए बैठने की व्यवस्था की जाए। स्कूल में सैनिटाइजेशन के लिए टाइम स्लॉट बनाया जाए। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि इस महामारी काल में अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि कोरोना वायरस से लड़ाई में बड़ा झटका, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल रुका, जाने वजह। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को बड़ा झटका लगा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को फिलहाल रोक दिया गया है। ट्रायल में शामिल एक व्यक्ति की हालत बिगड़ने पर ट्रायल को रोका गया है। एस्ट्राजेनेका के मुताबिक ये एक रूटीन रुकावट है, क्योंकि टेस्टिंग में शामिल व्यक्ति की बीमारी के बारे में अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की ये वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के अन्य वैक्सीन के मुकाबले सबसे आगे चल रही थी। भारत समेत कई देशों की निगाहें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन पर टिकी हुई थी। जानकारों का मानना है कि बहुत उम्मीद है कि बाजार में सबसे पहले आने वाली वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हो। और यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी AFP की खबर के मुताबिक पूरी दुनिया में चल रहे ट्रायल को फिलहाल रोक दिया गया है। एक स्वतंत्र जांच के बाद ही इसे फिर से शुरू किया जाएगा। वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में हजारों लोग शामिल होते हैं और कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में करीबन 30,000 लोग शामिल हैं। आमतौर पर वैक्सीन के ट्रायल में कई साल लगते हैं, लेकिन महामारी के दौर में इस पर तेजी से काम चल रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता के मुताबिक बड़े ट्रायल में बीमार पड़ने की पूरी आशंका है, लेकिन इसकी स्वतंत्र जांच जरूरी है। ये दूसरी बार हुआ है जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस के वैक्सीन के ट्रायल को रोका गया है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि मरीज पर किस तरह का साइड इफेक्ट हुआ है। हालांकि मरीज के जल्द ही ठीक होने की उम्मीद है। वैक्सीन के ट्रायल के दौरान उसे रोका जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे दुनिया भर में जल्द से जल्द कोरोना वायरस वैक्सीन मिलने के प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की ये वैक्सीन रेस में सबसे आगे चल रही थी। दोस्तों जिस तरीके से पूरे विश्व में महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है, ऐसे में एक उम्मीद की किरण वैक्सीन ही है और अब उस पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब देखना ये है कि ये रोक कब तक होगी
होगी और इसे आगे कब शुरू किया जाएगा। इस पूरी खबर पर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में कैंटीन में जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर अब लगेगी पाबंदी। दोस्तों आपको बता दें कि खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे और स्कूल की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि FSSAI ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। FSSAI ने इसे बच्चों के लिए सुरक्षित और पोषण खाद्य को प्रोत्साहित करने वाला कदम बताया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि खाद्य नियामक ने एक बयान में कहा कि हितधारकों से चर्चा करने के बाद खाद्य संरक्षण और मानक स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाना और स्वास्थ्यवर्धक भोजन नियम 2020 को अधिसूचित कर दिया गया है। इसे अधिसूचित करने से पहले सभी हितधारकों को पर्याप्त समय दिया जा चुका है और इसी के साथ FSSAI ने राज्यों के स्कूली शिक्षा विभागों और खाद्य प्राधिकरणों को बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अधिसूचना के मुताबिक जिन खाद्य पदार्थों में संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा होगी उन्हें स्कूली परिसरों से 50 मीटर के दायरे, स्कूल की कैंटीन, छात्रावासों की कैंटीन में बेचने की अनुमति नहीं होगी। वहीं इस तरह के खाद्य सामग्री का निर्माण करने वाली कंपनियों को भी स्कूल के 50 मीटर के दायरे और कैंटीन इत्यादि में विज्ञापन करने की मनाही होगी। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें ब्रांड का नाम, लोगो, पोस्टर, बच्चों की किताब कॉपी के कवर इत्यादि पर होने वाला विज्ञापन भी शामिल है। स्कूल प्रशासन को भी इस तरह के खाद्य पदार्थों की सामग्री नहीं बेचने के बोर्ड अंग्रेजी और एक भारतीय भाषा में परिसर के भीतर और स्कूल के प्रवेश द्वार पर और अन्य द्वार पर भी लगाने के आदेश दिए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 1 घंटे से भी कम समय में पूरी होगी दिल्ली और मेरठ की दूरी। रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर केंद्र का फुल एक्शन। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए सरकार फुल एक्शन में है। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच $50 करोड़ यानी कि करीब 3700 करोड़ रुपए के एक ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ADB की जारी एक बयान में कहा गया है कि एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने $50 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ADB की ओर से दी जाने वाली $1 अरब की ऋण सुविधा की पहली किस्त है। ये कर्ज भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपर्क और आने जाने की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए है। इसके तहत दिल्ली मेरठ के बीच 82 किलोमीटर का आधुनिक रैपिड रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम गलियारा बनाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रैपिड रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम गलियारे को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला बनाया जाएगा और इसमें हर 5 मिनट से लेकर 10 मिनट में रेल ट्रेन सर्विस मिलेगी। ये गलियारा दिल्ली के सराय काले खां से लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित मोदीपुरम तक बनाया जाएगा। इसमें दोनों शहरों के बीच की दूरी को पूरा करने में लगने वाला समय 3 से 4 घंटे का समय कम होकर 1 घंटा रह जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर ट्रेनें दौड़ेंगी। हर 5 से 7 मिनट में यहाँ पर ट्रेनों की सुविधा होगी। 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में ट्रेन सर्विस 2025 तक शुरू कर दी जाएगी। इस कॉरिडोर में कुल 16 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। रैपिड रेल चलने से दिल्ली से मेरठ तक की दूरी 1 घंटे से भी कम समय में पूरा होगा। गाजियाबाद से मोदी नगर तक इस प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। साहिबाबाद से मेरठ तक कई हिस्सों में पिलर निर्माण का काम शुरू हो चुका है। रैपिड रेल से महज 165 रुपए में 1 घंटे के अंदर दिल्ली से मेरठ का सफर पूरा होगा। बिजली की 25% हाई टेंशन लाइनों को रास्ते से हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। रैपिड रेल कोच का निर्माण गुजरात के सवाली में मेक इन इंडिया के पहल के तहत किया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रेडी पटरी वालों को मिल सकती है एक और बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने खुद किया स्वनिधि संवाद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर के साथ स्वनिधि संवाद किया। कोरोना संकट के बीच शुरू की गई इस पीएम स्वनिधि संवाद योजना के अंतर्गत देश में कुल स्वीकृत आवेदनों में 47% आवेदन मध्य प्रदेश से हैं। कोरोना काल में सड़क किनारे रेडी पटरी पर सामान बेचकर रोजी रोटी चलाने वाले दुकानदारों की आजीविका पर काफी असर पड़ा। यही कारण है कि आर्थिक संकट का सामना कर रहे रेडी पटरी वालों की मदद के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत 1 जून को की थी। इस योजना के तहत सरकार वेंडर्स को दोबारा से अपने कारोबार को खड़ा करने के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए का लोन देती है। ये लोन किफायती दरों पर मिल रहा है। सरकार के इस लोन स्कीम का नाम पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि रखा गया है। इस योजना के माध्यम से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का मकसद है कि रेडी पटरी पर ठेले लगाकर सामान बेचने वाले छोटे दुकानदारों को इस स्कीम से लाभ मिले, वो दोबारा से अपनी रोजी रोटी के लिए काम को पटरी पर ला सके। सस्ते दरों पर मिलने वाले इस सरकारी लोन की स्कीम को जून 2020 में लॉन्च किया गया। इसकी विशेषता है कि इसके तहत बांटे गए लोन के लिए किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाती। तो दोस्तों यहाँ पर हम भी आपसे यही बोलना चाहेंगे कि अगर आपकी रोजी रोटी इस कोरोना काल में खत्म हो गई है और आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आप भी इस तरीके से लोन ले सकते हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई चाल, 1 करोड़ लोगों को फोन पर जागरूक करेंगे केजरीवाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को फोन कॉल के जरिए जागरूक करने का फैसला किया है। सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम का फोन दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल रेडियो, टीवी, आउटडोर होल्डिंग्स, ऑनलाइन माध्यमों से लोगों को कोरोना से बचने और एहतियात बरतने के बारे में बताएंगे। यहीं पे दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में कोरोना के हालात काबू में हैं, लेकिन टेस्टिंग दुगना होने और कुछ लोगों की लापरवाही से पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केस बढ़े हैं। सरकार चाहती है कि दिल्ली मॉडल कोरोना से लड़ने का एक आदर्श मॉडल बना रहे और इसमें कोई भी चूक या लापरवाही ना हो। इसी कारण मुख्यमंत्री ने सीधा संदेश पहुंचाने का फैसला लिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग कोविड-19 को लेकर लापरवाह हो गए हैं। वो घर से निकलने के दौरान मास्क नहीं पहन रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे। कुछ लोग कोविड टेस्ट भी नहीं करा रहे, जबकि दिल्ली सरकार टेस्ट मुफ्त में कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से शपथ लेने की अपील करते हुए कहा, अब जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। दोस्तों, जिस तरीके से महामारी अपने भारत में फिर से तेजी से बढ़ने लगी है, ऐसे में आप अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना जाएं और अगर जाते भी हैं तो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि नीतीश सरकार को घेरेगी आरजेडी। 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट तक लालटेन जलाने की अपील। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी राज्य की नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी ने बुधवार को 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट तक लोगों से घर की लाइटें बंद करने की अपील की है। राज्य से बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के लिए लालटेन या मोमबत्ती जलाने का आह्वान आरजेडी की तरफ से किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से ट्वीट किया गया कि 9 सितंबर याद है ना, बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, याद है ना, अगर लालटेन नहीं है तो मोमबत्ती या दिया जलाएं, लाइट बंद करके जलाएं। बिहार की सबसे बड़ी सेवा है अहंकारी सरकार को नींद से जगाना, ज्वलंत मुद्दों को उठाना, याद है ना। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारों को एक साथ आने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि वह नई सोच के युवा हैं, इसलिए समाज के हर तबके को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि रोजगार नहीं होने के कारण लोगों के पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री अगर रोजगार नहीं दे सकते तो उन्हें भी अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तेजस्वी ने मीडिया से भी बेरोजगारी और आर्थिक हालात के संकट को उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के आवाज परेशानी को मीडिया में दिखाना चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि नीतीश पर हमलावर हैं चिराग पासवान। कद बढ़ाने की कवायद या बड़ा गेम प्लान। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनों के निशाने पर हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह साल 2019 में भी बाढ़ को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे थे। बाद में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के समझाने पर गिरिराज ने नीतीश पर हमले कम कर दिए। इस बार प्रहार एनडीए की घटक लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी की तरफ से है। जीतन राम मांझी के एनडीए में शामिल होने के साथ ही सवाल खड़ा हो गया कि गठबंधन में दलितों का बड़ा नेता कौन होगा। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मांझी के बहाने चिराग पासवान को सीमित रखना चाहते हैं। वहीं चिराग आर पार की लड़ाई लड़कर अपनी धमक बनाए रखना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जेडीयू नेता सैयद अफजल अब्बास ने कहा कि जीतन राम मांझी के आने से चिराग पासवान की बौखलाहट बढ़ गई है, क्योंकि उनके पिता की पैठ सिर्फ पासवान जाति के बीच में है, जबकि जीतन राम मांझी दलित समुदाय के नेता हैं। पिछली बार भी लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी के साथ थी, इसके बावजूद उन्हें 2 ही सीटें मिल पाई। इससे पहले 2010 के चुनाव में भी उन्हें केवल 3 सीटें ही मिली थी। चिराग पासवान को कुछ भी बोलने से पहले अपनी राजनीतिक हैसियत जान लेनी चाहिए। क्या बीजेपी चिराग को शह दे रही है? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं मानता। ये जरूर है कि चिराग खुद को बिहार की राजनीति में बड़े स्तर पर खड़ा करना चाहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि एलएसी पर हालात बेहद ही तनावपूर्ण। भारत और चीन ने एक दूसरे से दर्ज कराया विरोध। दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख में पेंगोंग सो झील के दक्षिणी छोर पर सोमवार को ताजा तनातनी और फायरिंग के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर हालात बेहद ही तनावपूर्ण हैं। घटना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। भारत और चीन ने घटना को लेकर एक दूसरे से विरोध भी दर्ज करा दिया है। भारत ने राजनयिक और सैन्य दोनों माध्यमों से चीन की हरकतों को लेकर सख्त विरोध दर्ज करवाया है। भारत ने चीन से कहा है कि वह सोमवार रात को उकसावे की कार्रवाई करने वाले अपने सैनिकों पर लगाम लगाए। भारत सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह तनाव कम और चीनी सैनिकों को पीछे हटने को लेकर बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए वह हर संभव कदम उठाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि पीएलए के सैनिकों ने सोमवार को भारतीय सैनिकों पर दबाव बनाने के लिए हवाई फायरिंग की, जो कि हर समझौते और आपसी सहमति का उल्लंघन है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि चीन ने सोमवार रात 2 बजे के आसपास भारतीय जवानों पर फायरिंग का आरोप लगाए और बयान जारी कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय ने भी अपने भारत पर ही फायरिंग का आरोप लगाया। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीनी सैनिकों द्वारा हवाई फायरिंग से इनकार नहीं किया गया। हालांकि भारतीय सेना ने इन आरोपों का पूरी तरह से खंडन करते हुए चीनी सैनिकों पर हवाई फायरिंग करने का आरोप लगाया।
और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर लगातार मोर्चाबंदी से चीन के खिलाफ भारत का बढ़ गया बार्गेनिंग पावर। दोस्तों आपको बता दें कि रूस की राजधानी मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होने जा रही है। एस जयशंकर और वांग ई के बीच बातचीत के पहले वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर सोमवार को नए सिरे से संघर्ष होगा। इस संघर्ष में भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे के कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चोटियों पर मोर्चाबंदी कर ली है जिससे कि चीन के साथ बातचीत में बड़ी बढ़त मिलने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत एलएसी पर पिछले 4 महीने से जारी तनाव को खत्म करने की दिशा में गंभीर बातचीत के जरिए ठोस प्रयास करने पर जोर दे रहा है। संभव है कि बातचीत के त्वरित परिणाम नहीं दिखे और जमीन पर हालात नहीं बदले, लेकिन 29-30 अगस्त की रात में भारतीय सैनिकों ने जो करतब कर दिखाया उससे मीटिंग से पहले का माहौल तो भारत के पक्ष में जरूर हो गया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आधिकारिक सूत्रों ने चीन की तरफ से धड़ाधड़ जारी हो रहे बयानों की रफ्तार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बीजिंग ने रात के 3 बजे बयान जारी करके भारत पर गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया। भारत ने इसका करारा जवाब दिया और कहा कि कुछ इलाकों में चीनी सैनिकों के बढ़ने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में मध्यम से भारी मानसून की वर्षा जारी रहेगी। कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी और उत्तरी उड़ीसा, पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और नागालैंड में भी मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।